आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जो कि मेरी फेवरेट फाइनेंस बुक है। बहुत सारी फाइनेंस बुक्स ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर करती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, या फिर अपने पैसे को बचाए कैसे। लेकिन कोई भी बुक वो चीज़ नहीं समझाती जो ये बुक समझाती है। मेरी फेवरेट साइकोलॉजी ऑफ मनी मेरे पास है। मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ये बुक। मैंने पहले इसका पेपर बैक पढ़ा था और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वो पेपर बैक किसी को गिफ्ट कर दिया था और फिर मैंने हार्ड कवर खरीदा। यहाँ पे दिख रही है आपको बुक, डोरा दी एक्सप्लोरर वाली फील आ रही है? क्या आपको वो बुक दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। साइकोलॉजी ऑफ मनी हार्ड कवर है मेरे पास। मैं आपको कवर हटा के दिखाता हूँ, बहुत प्यारा है। ओहो ओहो, ब्लैक एंड गोल्ड चमक रहा है, चमक रहा है। ब्लैक एंड गोल्ड प्यारा कलर है, बहुत प्यारी बुक है यार। पढ़ के देखना। ये बुक पढ़ने के बाद ऐसा दिमाग खुला था ना मेरा पैसे को लेके। मतलब ऐसी ऐसी चीज जो मतलब सोची भी नहीं थी कि अच्छा पैसे के बारे में ऐसे सोचा जाता है। तो आई थिंक इससे बढ़िया फाइनेंस की बुक नहीं है। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाके आप यही बुक पढ़ो, क्योंकि एक बेस बन जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग का कि बाकी पैसे के साथ जब रिश्ता बन गया है तो अब बाकी चीज़ों के बारे में कैसे सोचना है। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं, बहुत तारीफ हो गई। द बुक इन वन सेंटेंस, बुक इज ग्रेट टू मेक एनीवन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, हाउ मनी शुड वर्क फॉर यू एंड यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी। पैसे को इस्तेमाल कैसे करें, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, और पैसे के साथ एक रिश्ता कैसे बना के रखें, उसके बारे में सोचें कैसे। वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ये किताब आपको सिखाएगी। माई इम्प्रेशन ऑफ द बुक, ये किताब काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स कवर करती है, जैसे कि बैड लक, गुड लक, ग्रीड, एम्बिशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कोई सोच नहीं सकता कि पैसे के बारे में ऐसी भी बातें हों। फाइनेंस के बारे में सोचो तो कुछ बोरिंग टॉपिक्स ही ध्यान में आते हैं। ये किताब के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो मेरे को तो ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बार-बार तारीफ़ ही किए जा रहा हूँ। इट एक्चुअली गिव मी अ वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी। सो येस, इट्स अ 5 आउट ऑफ 5 फॉर मी। नाउ हू शुड रीड दिस बुक? एवरीवन, हैंड्स डाउन। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ ये बुक पढ़िए। माय टॉप 3 कोट्स फ्रॉम दिस बुक: द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज़ गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। और ये मैं फ़ील भी करता हूँ, क्योंकि जब मैंने एक जगह पहले काम करना शुरू किया था तो मेरी एक सर्टेन एक्स सैलरी थी जो कि मुझे 2x करनी थी। फिर जब मैंने वो 2x की तो उसके बाद वो जब 2x हो गया तो मुझे वो भी कम करना, मतलब ऐसे कम लगता था। तो उसके बाद मेरे को था कि मैं उसको 4x करूँ, तो वो मैंने 4x किया। उसके बाद मुझे वो भी कम लगता था क्योंकि खर्चे बढ़ गए थे। अगर मैं मान लीजिए 20,000 कमा रहा था तो मैं 20,000 महीने में उड़ा भी दे रहा था। तो वो एक बात थी कि जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि एक तो आपको अपने खर्चे कम करने और दूसरा आपको अपना गोल पोस्ट मूव करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद उतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती। 20,000 की नहीं, 20,000 से तो ज़्यादा की ज़रूरत होती है, इन जनरल कह रहा हूँ। सेकंड कोट: द पॉइंट इज़ दैट द सीलिंग ऑफ सोशल कंपैरिजन इज़ सो हाई दैट वर्चुअली नो वन विल एवर। यार आप कंपेयर नहीं कर सकते खुद को किसी से। आप किससे कंपेयर कर लोगे? आप इलॉन मस्क भी अगर चाहे तो दुबई के कुछ शेखों से, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है, उससे कंपेयर करके गरीब समझेगा आपको। तो ऐसे तो कहीं हद ही नहीं है पैसे की ना, कंपेयर नहीं करना। जितना में आप खुश हो उतने में ही खुश रहो और अवॉइड करो कंपेयर। नंबर 3: past a certain level of income, what you need is just what sits below your ego। बात ईगो की आ जाती है यहाँ पे कि यार इतने में मज़ा नहीं आया, और होना चाहिए। जो और की भूख है ये आपको खुश नहीं रहने देगी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप उदास हैं। वन न्यू लर्निंग फ्रॉम दिस बुक, एक नई कॉस्ट के बारे में मुझे पता चलता है इस बुक से, व्हिच इज़ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? Anchoring decisions to past efforts that can't be refunded are a devil in a world where people change over time. They make our future selves prisoners to our past, different selves. It's the equivalent of a stranger making major life decisions for you. इसका मतलब ये है कि अगर आपने महीने पहले, साल पहले, कुछ दिनों पहले, हफ्ते पहले कोई डिसीजन ऐसा लिया होगा जो आपको उस वक्त सही लगा था,
लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, ये तो मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो क्योंकि अब ले लिया तो ले लिया, मैंने उस वक़्त कुछ सोचा ही होगा। ऐसे नहीं होता। आपको रियलाइज़ करना है कि आप गलत डिसीज़न लेने के बाद अगर उसको बाद में चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपका और ही नुकसान हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई बिज़नेस खोला है, जो कि आपको उस वक़्त खोलना सही लग रहा था, लेकिन आपको 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, मैं कहता हूँ 10 साल बाद भी रियलाइज़ होता है कि मैं कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहा हूँ। मैं इस बिज़नेस को खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मे बी दिस बिज़नेस इज़ नॉट फॉर मी। लेकिन आप फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ होएगा, प्रॉफ़िट होएगा। तो ये तो बेवकूफ़ी है। मेरे ख़्याल से उस पॉइंट पे गिव अप कर देना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस बुक के कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं। कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं इस बुक में से। लेकिन उसमें से 3 मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैनेज योर मनी इन अ वे दैट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें रिस्क बहुत पसंद होता है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें रिस्क नहीं पसंद होता है। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें अपना सारा पोर्टफोलियो 90% बहुत ही हाई रिस्क स्टॉक में या क्रिप्टो में लगाना पसंद है, 100% भी हो सकता है, और आपको वो करने के बाद रात को नींद अच्छे से आती है, करिए। और अगर आप वो नहीं है तो मत करिए। सिंपल एज दैट। सुनो सबकी, करो अपनी। वो चीज करो जिसमें रात को आपको सोने में आसानी मिले। इफ यू वांट टू डू बेटर एज एन इन्वेस्टर, द सिंगल मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इज इंक्रीज योर टाइम होराइजन। भाई साहब, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। और जब आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है, दिमाग खुल जाएगा कि कितना पैसा आप वेस्ट कर रहे हो और दिन भर दिन इन्वेस्ट ना करके। कंपाउंडिंग के बारे में सीखे। अगर आप चाहें तो मैं भी एक वीडियो बना सकता हूँ इसमें। कमेंट करिए, करिए। बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। आपसे कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है अगर आपने 80,000 के जूते पहने हैं तो। कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है अगर आपने किसी महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हैं तो। उससे ये ज़रूर पता चल जाता है कि हाँ, आपके पास या तो बहुत पैसा है या फिर आपके पास बहुत पैसा नहीं है और आप फिर भी वो महंगी चीज़ें खरीद रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ भाई, फील गुड फैक्टर के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ले ली इधर-उधर, लेकिन वो आपकी वांट्स हैं। वांट्स को आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। और ये फ्लैशी चीज़ों में कम पैसा उजाड़िए। मुझे पता है मम्मी पापा जैसा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी पापा इस बारे में सही थे। हो सकता है हम ही गलत हैं। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये बुक ज़रूर पढ़िए। बहुत ही दिमाग खोल देने वाली बुक है। और ये तो बस मतलब दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस बुक में इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। पढ़ के देखो एक बार। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम पढ़ के देखो ना। तुमने कमेंट में आके थैंक यू दानिश बोला था। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।